ओके, सो गुड मॉर्निंग। देखो, लास्ट क्लास में जो लास्ट टॉपिक अपन ने किया था दैट वाज सेक्शन नंबर 175, है ना? ओके। बोर्ड मीटिंग्स हम लोगों ने किया था और बोर्ड मीटिंग्स में लास्ट सेक्शन अपन ने किया था सेक्शन 175। तो आज की क्लास में हम लोग करेंगे सेक्शन 176, 177 एंड 178। तीन सेक्शंस अपन लोग करेंगे, ठीक है? तो फटाफट से सारे बच्चे सेक्शन नंबर 176 पे आ जाइए पहले। आ गए? पेज नंबर क्या है? 176 नहीं मिला? यार होना तो चाहिए। नहीं पता चला? क्या पता, शायद नहीं हो सिलेबस में, शायद। लेकिन अपन तो पढ़ लेते हैं, ठीक है? बिकॉज इट इज़ इम्पोर्टेंट। बाद में मिल जाएगा मॉड्यूल में, वेल एंड गुड है। और अगर नहीं भी मिलता है तो भी आना तो चाहिए। इज इट क्लियर? सेक्शन नंबर 176। हाँ, व्हाट हैपेंड? चलो, अब तुमको पहले अभी तो फोकस करो सेक्शन 176 पे। एक कंपनी है ए लिमिटेड, ठीक है? कंपनी में चार डायरेक्टर्स, मिस्टर ए, बी, सी एंड डी। कंपनी ए लिमिटेड और कंपनी में चार डायरेक्टर्स ए, बी, सी एंड डी। कंपनी ने अपॉइंट किया मिस्टर ई को एज अ रेगुलर डायरेक्टर। रेगुलर डायरेक्टर कहाँ अपॉइंट होता है? रेगुलर डायरेक्टर कहाँ अपॉइंट होता है? एजीएम में, बाय वे ऑफ पासिंग। तो इतना सोचने की जरूरत क्या पड़ती है? देखो, तो मिस्टर ई को अपॉइंट किया एज अ रेगुलर डायरेक्टर। आज क्या तारीख है? अच्छा, आज 13th है। 13 सितंबर को अपॉइंट किया एज अ रेगुलर डायरेक्टर फॉर a tenure of let's say 5 years. He is one of the whole time director, Mr. E। ठीक? कब अपॉइंट हुआ? 13 सितंबर 2023। तो ऑल्दो कोई भी कंपनी किसी भी पर्सन को एज अ डायरेक्टर अपॉइंट करने से पहले उसका बैकग्राउंड चेक करती है, ठीक है? इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट सच पर्सन इज नॉट डिस्क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ कंपनी, ठीक है? तभी उसका अपॉइंटमेंट प्रपोज किया जाता है। बट देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी दैट इन सर्टेन केसेस कंपनी ने अपने लेवल पे बेस्ट एफर्ट्स लगाया टू आइडेंटिफाई कि जिसको डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए जा रही है, whether that person is entitled to be appointed as a director or not. Company has made best of their efforts. Still, there is a possibility कि वो पर्सन का कोई भी डिफेक्ट आइडेंटिफाई ना हो पाया हो। कब? एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ सच पर्सन एज द डायरेक्टर।
इसका अपॉइंटमेंट कब हो रहा है भाई? 13 सितंबर 2023। मान लो कि ये जो कंपनी है इट इज़ इन राजस्थान, और इस बंदे को हरियाणा हाई कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई किया हुआ है ना, हरियाणा हाई कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई किया हुआ है, एंड द फैक्ट इज नॉट in the this fact is not in the knowledge of A limited. ठीक है, at the time of making the appointment of Mr. E, he was disqualified by Haryana High Court, and this very fact is not known to the A limited. This very fact is not known to the A limited. तो A limited जो है will make the appointment in ignorance of the fact. A limited will make the appointment in ignorance of the fact कि जिसको डायरेक्टर अपॉइंट कर रहा है that person is disqualified by court of law. जिसको डायरेक्टर अपॉइंट किया जा रहा है that person is disqualified by court of law. Yes or no? Yes or no? Yes sir. तो अभी देखना यहाँ पे क्या होगा. इसने सारे बोर्ड डिलिबरेशंस में पार्टिसिपेट किया, बोर्ड मीटिंग्स अटेंड करी, बोर्ड डिसीजन मेकिंग में एक्टिवली इन्वॉल्व रहा, एंड कंपनी को मालूम चलता है 16 दिसंबर 2023 को, कंपनी को मालूम चलता है 16 दिसंबर 2023 को दैट वन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ कंपनी इज डिस्क्वालिफाइड बाय कोर्ट. तो इस केस में हम ऐसा बोल सकते हैं देयर इज डिफेक्ट्स, बोल सकते हैं ऐसा, देयर इज डिफेक्ट इन द अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर ई एज अ डायरेक्टर ऑफ कंपनी. यहां पे मिस्टर ई के अपॉइंटमेंट में क्या है? डिफेक्ट्स है. ही शुड नॉट हैव बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर, बट अपॉइंट कर दिया गया. क्लियर? तो जिस दिन कंपनी के मैनेजमेंट को पता चलेगा, जिस दिन मैनेजमेंट को पता चलेगा, मैनेजमेंट क्या करेगी? उसको रिमूव कर देगी, उसका ऑफिस क्या हो जाएगा? वेकेट हो जाएगा. ये तो बहुत सिंपल सी बात है, एनीवन कैन यूज देयर प्रूडेंस. सवाल उठता है कि भाई इसने जो एक्ट परफॉर्म किया है ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड, इसने कंपनी के बिहाफ पे जो एक्ट परफॉर्म किया है ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड, whether it shall be binding on the company. क्वेश्चन आ रहा है समझ में? एक डायरेक्टर जिसका अपॉइंटमेंट किया who was not qualified to be appointed as the director, but at the time of appointment company was not aware of the fact कि जिसको अपॉइंट कर रहे वो लोग एज अ डायरेक्टर वो डिस्क्वालीफाइड है. लेटर ऑन कंपनी को पता चला, तो भाई जिस दिन पता चला उस दिन तो उसका रिमूवल मान लिया जाएगा, डीम्ड वेकेशन ऑफ ऑफिस मान लिया जाएगा. बट व्हाट अबाउट द ट्रांजैक्शंस इन विच दैट पर्टिकुलर डायरेक्टर हैज पार्टिसिपेटेड, और व्हाट अबाउट द ट्रांजैक्शंस दैट सच डायरेक्टर हैज अंडरटेकन ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी? क्या लगता है आपको भाई? यहाँ पे जो इस ट्रांजैक्शन किया ना डायरेक्टर ने 13 सितंबर से कब तक? 13 सितंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक, क्योंकि 16 को तो पता ही चल गया था ना. जो भी ट्रांजैक्शंस उसने किए कंपनी के बिहाफ पे, उन सभी ट्रांजैक्शंस के लिए कंपनी विल बी हेल्ड लायबल even though there was defect in the appointment of director. Is it clear? प्लीज पहले ये कॉपी करिए एग्जांपल, सेक्शन 176 हेडिंग लगाइए, एग्जांपल कॉपी करिए, फिर मैं तुमको प्रॉपर लैंग्वेज लिखवाऊंगा 176 का. आगे समझ में? बोलो, इजी है नहीं है? इजी मत बोलो तुम लोग, डेड बॉडीज बन के बैठो.
से मम्मी आ रही है? हम्म? गुड मॉर्निंग खुशी। डन। जल्दी लिखो यार। हो गया? लिखिए। एज पर दी provisions of section 176 of Companies Act 2013, as per the provisions of section 176 of Companies Act 2013, no act done by a person no act done by a person either as a director shall be deemed to be invalid, notwithstanding notwithstanding that it was notwithstanding that it was subsequently notwithstanding that it was subsequently noticed that his appointment was invalid by reason of any defect or disqualification in the time of appointment of such director. ठीक है?
डन, चलो आगे। तो ये थी कहानी सेक्शन नंबर 176 की। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। सेक्शन 177 एंड सेक्शन 178, ये दो सेक्शंस पढ़ेंगे। लिखो वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्दो ये सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अपने एग्जाम में बहुत कम बार पूछा गया है, मुझे नहीं पता क्यों। इट शुड हैव बीन आस्क्ड। ठीक है, सेक्शन मिला। सेक्शन 177 एंड सेक्शन 178 बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, आपको फाइनल्स पे भी आएगा बहुत सारे सब्जेक्ट्स में इस सेक्शन का रेफरेंस। ठीक है, अब पहले समझिए, पहले अपन थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझते हैं, ये सेक्शन क्या और क्यों। सेक्शन का नाम है, सेक्शन रेफर करता है, कॉन्सेप्ट है यहाँ पे बोर्ड कमिटीज। ठीक है, अरे मैडम बाद में ढूंढ लेना, पहले तो ध्यान दो। ठीक है, हाँ, कॉन्सेप्ट क्या है, बोर्ड कमिटीज। बोर्ड कमिटीज वर्ड से क्या समझ में आता है तुमको? कमिटी constituted by board of directors। कमिटी constituted by board of directors। तो मैंने बोला कमिटी constituted by board of directors, तो इस कमिटी में क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर्स होंगे? सोच के बताओ। कमिटी constituted by board of directors, तो क्या इस कमिटी में कंपनी के डायरेक्टर्स होंगे? हाँ, यस, ठीक है, ओके। अब पहले तो समझो इंपॉर्टेंस। देयर वाज नो सच कॉन्सेप्ट अंडर कंपनीज एक्ट 1956। ठीक है, सेबी रेगुलेशंस में था पहले, और हाईली रिकमेंडेड था कि ऐसा कोई प्रोविजंस होना चाहिए कंपनीज एक्ट में कि कुछ क्लास ऑफ कंपनीज के लिए शुड बी मेड मैंडेटरी टू कॉन्स्टिट्यूट बोर्ड कमिटीज। अब बोर्ड कमिटी क्या और कैसे, पहले समझना। एक कंपनी में डिसीजन मेकिंग की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? किसके ऊपर है? बहुत सुंदर। बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेनेंस की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? भाई वो सब भी किसका पार्ट है? बहुत सुंदर। कंपनी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए कौन जिम्मेदार है? बहुत सुंदर। कंपनी में अच्छे एम्प्लॉयज आए, ये कौन इंश्योर करेगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बढ़िया रिटर्न्स देने के लिए कौन जिम्मेदार है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही है ना। बहुत सुंदर। ऑडिट करवाने के लिए कौन जिम्मेदार है? आपने बोला ऑडिटर्स, भाई ऑडिटर्स को अपॉइंट कौन करेगा? बहुत बढ़िया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कंप्लायंसेस के लिए कौन जिम्मेदार है? हु इज रिस्पांसिबल फॉर इंश्योरिंग द कंप्लायंसेस? अल्टीमेटली किसकी जिम्मेदारी है? अगर एक कंपनी नॉन कंप्लायंस करती है तो पेनल्टी किसको लगाई जाती है? बहुत सुंदर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अगर इन्वेस्टर्स को ग्रीवेंसेस है तो ग्रीवेंसेस रिड्रेस करने के लिए कौन जिम्मेदार है? बोलो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो सर ऐसे अल्टीमेटली सारी जिम्मेदारी किसके ऊपर? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर overburdened with so many responsibilities in relation to the management of affairs of the company. Board of directors of company
are interested with so many responsibilities in order to manage the affairs of the company. Yes or no? लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम क्या है उनका? भाई इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसी भी कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट रोल कहाँ प्ले करता है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल, पॉलिसी मेकिंग। हाँ, है ना? सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है उनका? पॉलिसी मेकिंग। तो अगर आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर दुनिया भर के काम, दुनिया भर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज लाद दोगे, तो देर इज अ ग्रेट पॉसिबिलिटी कि जो मेन काम है वही वो लोग एफिशिएंटली ना कर पाए। यस और नो? फॉर एग्जाम्पल, अभी ये छोटा बहुत, ये कंपनी तो चलो ठीक है, फिर भी बहुत बड़े लेवल पे काम, स्केल पे काम होता है बड़ी बड़ी कंपनीज में, ये तो बहुत छोटा सा इंस्टीट्यूट है। अब यहाँ पे सारे काम करने के लिए अल्टीमेटली जिम्मेदारी किसके ऊपर है? भाई सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में अल्टीमेटली ओनर के ऊपर है। ठीक है, अगर काम नहीं हुआ तो गालियाँ किसको पड़ेगी? ओनर को पड़ेगी। काम अच्छा हुआ तो क्रेडिट किसको मिलेगा? ओनर को मिलेगा। लेकिन मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट काम क्या है? अब यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें हैं जो मुझे टेक केयर करनी है। ठीक है, क्लासेस कंडक्ट होना, टाइम पे कंडक्ट होना, रिकॉर्ड होना, टेस्ट होना, फिर ये इंस्टीट्यूट का जो प्रमाइसेस है वो क्लीन होना चाहिए प्रॉपरली, फिर नोट्स प्रॉपर होने चाहिए, फिर कोई भी स्टूडेंट को ग्रीवेंसेस हैं तो वो प्रॉपरली रिड्रेस होने चाहिए। यस और नो? अब सारे काम अगर मैं ही करता बैठा तो मेरा मेन काम क्या है? मेन काम क्या है मेरा जिससे ये इंस्टीट्यूट आगे जाएगा? मेन काम क्या है? पढ़ाना। तो तुम्हें नहीं लगता इफ़ आई विल गेट इंडल्ज्ड विद सो मेनी अदर थिंग्स, तो जो मेरा मेन काम है उसमें मेरा एफिशिएंसी कम हो जाएगा? यस और नो? एफिशिएंसी कम हो जाएगा या एफिशिएंसी हैम्पर करेगा? सेम थिंग कैन हैपन विद द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आल्सो। यस और नो? So in order to lower my burden, what I did, I have appointed so many other people to take care of the other essential things which are not that much important, which are not that much important. जो और मेरा फोकस किस पे होना चाहिए? जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, एक तो है प्लानिंग पे और दूसरा है पढ़ाने पे। प्लानिंग भी मेरे हाथ में है और पढ़ाना भी मेरे हाथ में। सेम थिंग कैन हैपन इन अ कंपनी फॉर्म अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो, कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपना जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो क्या कर सकता है? डेलीगेट कर सकते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या कर सकते हैं? डेलीगेट कर सकते हैं दूसरे लोगों को। या मान लो कि ऐसा है, समझो एक कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में टोटल 15 लोग हैं, तो 15 में से 3 ने जिम्मेदारी ले ली कि भाई हम ऑडिट वाला पार्ट देखेंगे, 2 ने जिम्मेदारी ले ली कि भाई हम लोग शेयर होल्डर या स्टेक होल्डर ग्रीवेंसेस वाला पार्ट देखेंगे, 2 ने जिम्मेदारी ले ली कि भाई हम लोग सिर्फ प्लानिंग ऑफ पॉलिसीज पे काम करेंगे, 2 ने जिम्मेदारी ले ली कि सिर्फ हम लोग इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसेस देखेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो कहीं ना कहीं जब ये डेलीगेशन होगा किसका? रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का, तो इट विल इम्प्रूव और इट इज गोइंग टू इम्प्रूव द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। यस और नो? बस इन्हीं सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन नंबर 177 एंड 178 बोलता है कुछ कैटेगरी ऑफ कंपनीज को टू कॉन्स्टिट्यूट सर्टेन कमिटीज। कंपनीज एक्ट का सेक्शन नंबर 177 एंड 178 क्या बोलता है? कुछ कंपनीज को। तो वेदर 177 एंड 178 में जो भी कमिटीज हम लोग पढ़ेंगे, क्या वो सभी कंपनीज को कॉन्स्टिट्यूट करना मैंडेटरी है? आंसर इज नो। ओनली द क्लासेस ऑफ कंपनी which are covered under section 177 and 178 are mandatorily required to constitute committees as per the requirement of section 177 and 178. however यहाँ पे 3 कमिटीज के बारे में मैं पढ़ाऊंगा तुमको। कितने? 3। पहला है ऑडिट कमेटी, दूसरा है नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी एंड तीसरा है स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी। मैंने क्या बोला? 3 कमेटी के बारे में मैंने बताया तुमको। पहला ऑडिट कमेटी, दूसरा नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी एंड तीसरा स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी। ये तीनों तो मैंडेटरली रिक्वायर्ड टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड है
जो कंपनी सेक्शन 177 एंड 178 के परव्यू में फॉल करती है. However, apart from this, a company can constitute as many committees as the company may deems fit for the effective management of the affairs of the company. भाई ये तीन तो मैंडेटरी है जो कंपनी सेक्शन 177 एंड 178 में फॉल करती है. इसके अलावा भी अगर चाहे तो कंपनी दूसरी कमिटीज बना सकती है. भाई मुझे लगता है कि जितने ज्यादा कमिटीज होंगे उतना कम वर्कलोड होगा किसके ऊपर, कंपनी के टॉप मैनेजमेंट पे. और जितना कम वर्कलोड होगा कंपनी के टॉप मैनेजमेंट पे उतना ज़्यादा बेटर पॉलिसीज या डिसीजन मेकिंग पे काम कर पाएगा कंपनी का टॉप मैनेजमेंट जिसके लिए वो कंपनी में है. इज इट क्लियर? ओके, तो बैकग्राउंड क्लियर है. चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 177. मिला पेज नंबर तुम लोग को 680? अच्छा एक चीज और समझना. यहाँ पे तुमको जो ऑडिट कमेटी दिया हुआ है वहाँ पे यहाँ पे ऑडिट कमेटी का रिक्वायरमेंट्स या कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शंस आपको दिया हुआ है एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट एज वेल एज पर द सेबी रेगुलेशंस. तो अभी जो मैं तुमको पढ़ाऊंगा एज पर द कंपनीज एक्ट पढ़ाऊंगा. आई एम नॉट गोइंग टू कवर एज पर द सेबी रेगुलेशंस. एज फार एज द प्रोविजंस रिलेटिंग टू ऑडिट कमेटी, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी, नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी इज कंसर्न एज पर सेबी रेगुलेशंस, तो आपको सेबी लॉज में आपको पढ़ाया जाता है. तो मुझे लगता है कि वो यहाँ पे रेलिवेंट नहीं है. मेरी बात समझ में आ रही है क्या? यहाँ पे रेलिवेंट नहीं है. तो यहाँ पे अपन सिर्फ कोर जो कंपनीज एक्ट के प्रोविजन है सेक्शन 177 एंड 178 से वही पढ़ेंगे. सेबी रेगुलेशंस को इग्नोर करके चलेंगे यहाँ पे. इज इट क्लियर? क्या पेज नंबर बताया था? 680. देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑडिट कमेटी. अच्छा, जब भी बच्चा ये सुनता है ना ऑडिट कमेटी, तो पहला रेफरेंस जो दिमाग में ड्रॉ करता है वो क्या? ऑडिट कमेटी will be responsible for conducting the audit process. है ना? ये गलत रेफरेंस है. ऑडिट कमेटी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग द ऑडिट. ठीक है? अच्छा अच्छा, दूसरा रेफरेंस जो बच्चा ड्रॉ करता है ऑडिट कमेटी से, सर ऑडिट कमेटी विल अपॉइंट दी ऑडिटर्स. ये भी नहीं है. ऑडिट कमेटी डू नॉट अपॉइंट द ऑडिटर. ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कौन करता है? मेंबर्स इन द जनरल मीटिंग. ठीक है? देखिए, audit committee is one of the main pillars of corporate governance mechanism in any company. corporate governance क्या होता है? आपने पहले टर्म सुना है कॉर्पोरेट गवर्नेंस. बोला गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए ऑडिट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करना इज अ मस्ट रिक्वायरमेंट. गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब है टू गवर्न योर कंपनी, टू मैनेज योर कंपनी इन सच अ मैनर so that the needs and expectations of each and every stakeholders so that the needs and expectations of each and every stakeholders of the company gets fulfilled. आपकी कंपनी को कुछ इस तरीके से मैनेज किया जाए ताकि सभी स्टेक होल्डर्स के नीड्स और एक्सपेक्टेशंस फुलफिल हों. ठीक है? ओके, द मेन फंक्शंस ऑफ ऑडिट कमेटी इज द ओवरसाइट. ओवर ये लोग रिव्यू करेंगे किसको? फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स को, रिपोर्टिंग को, इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिट्स को, इंटरनल कंट्रोल को, accounting, regulatory compliances and risk management. Its main aim is to strengthen the confidence of stakeholders in the company's financial statement and announcements. Its internal control process and risk management process. आप लोगों ने internal control process वर्ड सुना है? अच्छा, आप लोगों ने ऑडिट वर्ड तो सुना है? हाँ, इंटरनल ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट सुना है? ओके, इंटरनल कंट्रोल क्या होता है? व्हाट इज इंटरनल कंट्रोल? अच्छा,
तुम कहाँ रहती हो? नए बाजार में रहती हो? अच्छा। घर में कितने लोग हैं? 5। कौन कौन? एक सेकेंड रुक जा, सबका नाम एक साथ नहीं लिख सकता ना। पापा, मम्मी और भैया और मैं और अभी कौन रहता है ये बता। 4। ओके। घर के सारे डिसीजंस कौन लेता है? मम्मी? पापा नहीं रहते? नहीं, मेनली किसकी चलती है? वेरी गुड। पापा डिसीजन लेते हैं लेकिन मम्मी से पूछ के लेते हैं, ऐसा? हाँ। ओके। और भैया क्या करता है तुम्हारा? पढ़ाई भी करते हैं और शॉप पे भी बैठते हैं, ओके। तो वो घर पे कब आते हैं? रात को कितने बजे? 9:30 बजे। भैया रात को एकदम से 1:30 बजे आने लग जाए, चलेगा क्या? व्हाट विल हैपन? मम्मी मारेगी, वेरी गुड। और ये तुम रात को 3 बजे घर आने लग जाए, चलेगी क्या? नहीं चलेगा। ओके। घर में सब लोग कितने बजे उठते हैं? 6 बजे उठ जाते हैं। तुम दिन को 12:30 बजे उठने लग जाओ, चलेगा क्या? ओके। ब्रेकफास्ट कितने बजे तक हो जाता है सबका? तुमको लग रहा है कितना घटिया सा सवाल पूछ रहे हो। हाँ, 8 बजे। अच्छा। अगर ब्रेकफास्ट ही शाम को 4 बजे करने लगे तो चलेगा क्या? नहीं। तो देखो, ये जितनी भी बातें आप कह रहे हो ना, ये आपके घर के अंडर रहने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो सभी फैमिली मेंबर्स को फॉलो करना पड़ेगा। यस और नो? दीज आर दी। अब किसी को अगर तेरे घर पे रहना है तो ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना है। सुबह 6 बजे उठना है, 8 बजे तक ब्रेकफास्ट करना है, रात को 9:30 10 बजे तक घर आ जाना है। यस नो? अब अगर तेरे घर पे रहने के लिए आया और मेरे को रात को 1 बजे घर से निकलना है, ठीक है, और सुबह 4 बजे आना है, चलेगा क्या? नहीं। तो तुम्हारे घर के क्या हो गए? रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए। क्यों है ये? सो एज टू इंश्योर कि तुम्हारा जो लाइफ है बहुत स्मूथली चलता रहे। ऐसे होता है ना? ये जो सारी बातें है ना तुम्हारे घर से रिलेटेड, ये तुम्हारे घर का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है। क्या ये? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। अब बातें तो बड़ी बड़ी होती है, कोई फॉलो नहीं करता। जिसकी जब मर्जी हो आ रहा है, जिसकी जब मर्जी हो जा रहा है। इसका मतलब कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम तो है, बट इट इज नॉट बीइंग प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड। अब इसको कंपनी के रेफरेंस में समझो। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इन रेफरेंस टू एनी कंपनी मीन्स rules and regulations within the company which helps a company to achieve their objectives efficiently। तो कंपनी के अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो सबको मानना है, वो कंपनी का क्या है? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। अब काफी बार होता है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस तो दुनिया भर के बना दिए लेकिन कोई फॉलो नहीं करता। इसका मतलब कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है बट इट इज नॉट बीइंग ड्यूली इम्प्लीमेंटेड। अब कहीं पे ऐसा हो गया कि कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस ही नहीं है, इसका मतलब नो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज देयर। तो एक कंपनी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जितना ज्यादा एफिशिएंट होगा, समझ रहे हो, एक कंपनी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जितना ज्यादा एफिशिएंट होगा, उतनी ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी दैट कंपनी विल अचीव देयर ऑब्जेक्टिव्स इन एन एफिशिएंट मैनर। यस और नो? और अगर एक कंपनी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ही खराब है तो इट विल क्रिएट अ ग्रेट हर्डल फॉर द कंपनी इन अचीविंग देयर फाइनल गोल या ऑब्जेक्टिव्स। इज इट क्लियर? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है लेकिन वो बार बार ब्रेक होता है। ब्रेक होता है मतलब बाय रूल्स एंड रेगुलेशन हर कोई वायलेट करता है, तो दैट विल आल्सो क्रिएट अ हर्डल इन दी। तो देखो, अभी तक जो तुम लोगों ने ऑडिट कमेटी के बारे में पढ़ा या सुना, ऑडिट कमेटी क्या काम करेगा? तो देखो, ऑडिट कमेटी सबसे पहले वो रिव्यू करेगा फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स जो कंपनी ने किया। क्या रिव्यू कर रहा है? फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स। दूसरा, मतलब ऑडिट कमेटी चेक करेगा कि जो जो फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स जिस जिस टाइम पीरियड पे देना था, क्या कंपनी ने वो फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स दिए। दूसरा, ऑडिट कमेटी विल
recommend the name of the auditors. Audit committee will recommend the name of the auditors who could be appointed as the auditor. लेकिन auditor का final appointment कौन करेगा? Members. Audit committee can review the performance of the auditors. Audit committee can review the performance of the auditors. चौथा, audit committee will review the internal control system. है ना? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम रिव्यू करेगा, और अगर कोई रिपेयर एंड मेंटेनेंस मतलब कोई भी ऑल्टरेशन का जरूरत है तो वो सजेस्ट करेगा, रिकमेंड करेगा. ऑडिट कमेटी इंश्योर करेगा इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम. 5 चीजें मैंने बताई, क्या आपको क्लियर है? पहला, इंश्योर करेगा फाइनेंशियल डिस्क्लोजर, रिकमेंड करेगा ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट. ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट ऑडिट कमेटी नहीं करता है, दे जस्ट रिकमेंड द नेम ऑफ द ऑडिटर्स. नेक्स्ट, they can review the performance of the auditors. Next, will review the internal control system, will ensure the effective implementation of internal control system. ठीक है, तो ये सारे फंक्शंस है जो फुलफिल करेगा कौन? ऑडिट कमेटी. इज इट क्लियर? देखिए, सेक्शन 177 सबसेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 रीड along with rule 6 of companies meeting of the board and its powers rules 2014 provides that the board of directors of the following company are required to constitute audit committee. इन कंपनीज के लिए कंपलसरी है. पहला, अगर वो लिस्टेड पब्लिक कंपनी है, लिस्टेड पब्लिक कंपनी. दूसरा, ऑल पब्लिक कंपनी विद अ पेड अप कैपिटल ऑफ 10 करोड़ और मोर, और पब्लिक कंपनी हैविंग turnover of 100 crore or more, or all public company having an aggregate outstanding loan debentures and deposits exceeding 50 करोड़. अगर कंपनी का पेड अप कैपिटल 10 करोड़ से ज़्यादा है, या टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा है, या उस कंपनी के ऊपर आउटस्टैंडिंग लोन्स हैं कितने के? 50 करोड़ या उससे ज़्यादा. ठीक है, तो उस कंपनी को मैंडेटरी बेसिस पे क्या करना है? ऑडिट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करना है. नेक्स्ट, the paid up share capital and turnover or outstanding loans, debentures and deposits as the case may be, as existing on the last date of the latest audited financial statement shall taken into account for the purpose of this rule. The following classes of unlisted public companies shall not be covered for the above purpose. कोई joint venture company, कोई wholly owned subsidiary किसी का जिसका पेड अप कैपिटल या टर्नओवर इस लिमिट से एक्सीड करता है, या कोई डॉर्मेंट कंपनी. कोई डॉर्मेंट, मान लो कि एक डॉर्मेंट कंपनी कॉन्स्टिट्यूटेड है, किसी रिसर्च वर्क पे काम कर रही है और इनिशियल इन्वेस्टमेंट ही उसमें बहुत ज़्यादा है, तो पेड अप कैपिटल 10 करोड़ से ज़्यादा बढ़ जाएगा. सच डॉर्मेंट कंपनी विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑडिट कमेटी. इज इट क्लियर? तो सबसे पहले आपको लिमिट्स याद रखने हैं. ठीक है, लिस्टेड कंपनी है या पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप कैपिटल ऑफ 10 CR और मोर, टर्नओवर ऑफ 100 CR और मोर, आउटस्टैंडिंग लोन्स एंड डिपॉजिट 50 CR. कंपोजिशन पे आ जाओ. The audit committee needs to consist of the following persons. Number of directors, minimum 3 directors होंगे as a member of audit committee. Minimum of 3 directors. Independent directors. Of the total members, independent director needs to form the majority. तो तुम ऐसा लिख सकते हो, एक लाइन लिखो यहाँ पे, वन लाइनर लिखो. Audit committee shall consist of at least 3 directors, majority of whom shall be an independent director. Majority of whom shall be an independent director. Done.
कम से कम 3 डायरेक्टर जिसमें मेजोरिटी होंगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ये जो रिक्वायरमेंट है सेक्शन 8 कंपनीज के लिए एप्लीकेबल नहीं है। मतलब सेक्शन 8 कंपनी के ऑडिट कमेटी में मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स नीड नॉट टू बी एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। सिंपल है। नेक्स्ट, आगे देखो। अभी अपन रिक्वायरमेंट पढ़ रहे हैं किसके हिसाब से, ऑडिट कमेटी का रिक्वायरमेंट किसके हिसाब से पढ़ रहे हैं, सेक्शन 177 के हिसाब से पढ़ रहे हैं। The Companies Act does not provide that the chairman of the audit committee shall be an independent director. Audit committee का chairman कोई भी हो सकता है. He may or may not be an independent director. Next, जो majority of the members हैं audit committee के, including its chairperson, must have the ability to read and understand the financial statements. Audit committee के जो majority members रहेंगे, they must be in a position to read and understand the फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब रीड एंड अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब, कोई 12वीं पास है बट स्टिल ही कैन रीड एंड अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वेदर ही कैन बी अपॉइंटेड। यस, लेकिन अभी तुम समझो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि ऑडिट कमेटी किसका परफॉर्मेंस रिव्यू कर रहा है, ऑडिटर्स का। ऑडिटर्स कौन होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, वेयर मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, है ना। तो एक सीए को रिव्यू कर रहा है 12वीं पास, चलेगा? हाँ, चल सकता है। प्रैक्टिकली नहीं होगा, हाइपोथेटिकली तो कुछ भी हो सकता है। हाइपोथेटिकली तो अपना ऑल इंडिया रैंक 1 भी आ सकता है। हाइपोथेटिकली तो मैं 5000 करोड़ का मालिक भी हो सकता हूँ। प्रैक्टिकली नहीं होगा। इज इट क्लियर? तो ये जो मेंबर्स हैं ऑडिट कमेटी के, ये मैक्सिमम केसेस में ये भी कौन होने चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। then only they will be in the position to review the performance of the auditors. ठीक है, अभी मैं तुम लोगों को बोलूँ कि तुम लोग जज करो कि बताओ मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ कंपनीज एक्ट, हाउ विल यू जज, वेदर यू कैन जज? अगर तुम जज कर रहे हो तो जज करने का बेसिस ही गलत है। नहीं, या तो मैं तुमको बोलूँ कि बताओ कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ सही पढ़ा रहा हूँ या गलत पढ़ा रहा हूँ, आप कैसे इंश्योर करोगे? या कोई भी जो दूसरा टीचर तुमको पढ़ा रहा है वो सही पढ़ा रहा है या गलत पढ़ा रहा है, हाउ विल यू इंश्योर? तो तुम इंश्योर तब कर सकते हो जब आपको सामने वाले से ज़्यादा नॉलेज है, तभी तो रिव्यू कर पाओगे। हो सकता है 10 साल के बाद तुम एनालाइज करो कि हाँ यार उस आदमी ने तो बेकार कंपनी लॉ पढ़ाया था, उससे ज़्यादा अच्छा तो आज हमें आता है, हो सकता है। या ये भी बोल सकते हैं 10 साल के बाद, नहीं नहीं उन्होंने जो पढ़ाया था वो बेस्ट, कुछ भी पॉसिबिलिटी। इज इट क्लियर? हम सामने वाले का रिव्यू तब कर पाएंगे जब हमें उससे ज़्यादा नॉलेज एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पे भी प्रैक्टिकली जो ऑडिट कमेटी के मेंबर्स होंगे वो कौन होंगे, वेरी गुड, सेक्रेटरी ऑफ द ऑडिट कमेटी। कंपनीज एक्ट के हिसाब से कोई ऑडिट कमेटी का सेक्रेटरी होना जरूरी नहीं है, लेकिन सेबी रेगुलेशंस के हिसाब से होना चाहिए। चलो आगे, चलो नेक्स्ट। तो अभी तक क्या क्या पढ़ा तुमने, कितने चीजें पढ़ी ऑडिट कमेटी के बारे में? ऑडिट कमेटी शैल कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स, मेजॉरिटी ऑफ whom shall be, फिर जो भी मेंबर्स हैं ऑडिट कमेटी के, दे शैल बी फाइनेंशियली लिटरेट, वन हु इज एबल टू रीड एंड अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर तुम लोगों ने पढ़ा देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू अपॉइंट सेक्रेटरी फॉर ऑडिट कमेटी। 3 चीजें पढ़ी ना, अपने कॉपी में लिखो। प्लीज राइट डाउन इन अ नोटबुक दीज 3 पॉइंट्स। 5 मिनट है आप लोगों के पास, फिर आगे बढ़ेंगे।
लिख लिया? थर्ड पॉइंट कौन लिखेगा? ये जो तूने लिखा ना, द मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स इंक्लूडिंग चेयरपर्सन मस्ट बी व्हाट? फाइनेंशियली क्या? लिटरेट। ये लिख। फाइनेंशियली लिटरेट का मतलब ऐसा व्यक्ति हु कैन रीड एंड अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तुम बीसीए कर रही हो ना, तुम फाइनेंशियली लिटरेट नहीं हो। सीएस बन जाओगी तो हो जाओगी। आए समझ में? गुड। नेक्स्ट। प्रेजेंस इन एजीएम जीएम, ये वाला पॉइंट कट कर दो यहाँ पे। क्या? चलो आगे देखो आगे। प्रेजेंस ऑफ अदर इन द मीटिंग ऑफ ऑडिट कमेटी। ऑडिट कमेटी कैन कॉल फॉर द कमेंट्स ऑफ द ऑडिटर्स अबाउट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, मतलब उनसे रिव्यू मांग सकते हैं। द स्कोप ऑफ ऑडिट, ऑडिट कमेटी पूछ सकते हैं ऑडिटर्स को कि वाइल कंडक्टिंग द ऑडिट प्रोसेस आप किन किन एस्पेक्ट को कवर कर रहे हैं। ठीक है? and they can make review of financial statement before submission to the board and may also discuss any related issues with the internal and statutory auditors and management of the company. तो दिक्कत, अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिट करने की, ऑडिट ओपिनियन देने की ऑडिटर्स के ऊपर ही है। ऑडिटर्स जो काम कर रहे हैं उसको रिव्यू कर सकता है कौन? ऑडिट कमेटी। quorum फॉर द मीटिंग नहीं पढ़ना है, पावर्स नहीं पढ़ना है, सीधे आप आ जाओगे फंक्शंस पे। अब ये फंक्शंस बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ये अपन को याद करना है। लिखो, वी नीड टू रिमेंबर दीज फंक्शंस। जब तुम्हारा अंत समय आए, प्राण छूटने वाले हो, जो पास में बैठा हो तो ना करके टक से निकल जाना यहाँ से। ठीक है? मैंने बताओ, तुम लोग को पहले से पता है फंक्शंस? तू बता, तुम समझदार लगती, खड़ी हो जा जगह पे। हाँ तुम इतनी इंटेलिजेंट लड़की है, बोल क्या क्या फंक्शंस बताए मैंने? दे विल रिकमेंड द नेम ऑफ द ऑडिटर्स, आगे दे विल रिव्यू दी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, और क्या? इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। ओके, और बैठ जाओ, तुम बताओ। वेरी गुड वेरी गुड। चलो, तो कुछ चीजें तुमको पता है, अब तुमसे याद हो जाएगा, देखो। बिल्कुल बिल्कुल फोकस करना है यहाँ पे, याद करना है अपन को। कोई बेवकूफ होगा जो नहीं फोकस करेगा। पहला काम, रिकमेंडेशन फॉर द अपॉइंटमेंट, रेम्यूनरेशन एंड टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी। है ना? दे कैन रिकमेंड द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, लेकिन एक्चुअल अपॉइंटमेंट इज मेड बाय मेंबर्स। लिख लो वहां पे। लिखा? नेक्स्ट। अपॉइंटमेंट किसका होना चाहिए, उसका रेम्यूनरेशन कितना होना चाहिए, टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट क्या होना चाहिए, सभी चीजें बताएगा। किसको बताएगा ये? बोर्ड को। रिव्यू एंड मॉनिटर द ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस एंड परफॉर्मेंस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट प्रोसेस। देन एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट as well as auditors report thereon.
ऑडिटर्स रिपोर्ट को भी रिव्यू कर सकता है। ऑडिटर्स रिपोर्ट या ऑडिट रिपोर्ट को रिव्यू कर सकता है कौन? ऑडिट कमेटी। देन दे कैन अप्रूव, है ना, एनी ट्रांजेक्शन विद द रिलेटेड पार्टी। तुम तो इतना लिखो, अप्रूवल और मॉडिफिकेशन, अप्रूवल और मॉडिफिकेशन ऑफ एनी ट्रांजेक्शन विथ रिलेटेड पार्टी। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन कौन से सेक्शन में? 188। नेक्स्ट, स्क्रूटनी ऑफ इंटर कॉर्पोरेट लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट। स्क्रूटनी मतलब चेकिंग, चेक करना, इंटर कॉर्पोरेट लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे लिखो दे विल चेक that whether intercorporate loans and investments, they will check that whether intercorporate loans and investments are made in accordance with section 186। ठीक है, 186 इसके ऊपर सेपरेट सेक्शन अपन पढ़ते हैं इंटर कॉर्पोरेट लोन्स के ऊपर 186। तो वहाँ पे इंटर कॉर्पोरेट लोन्स इज एज पर दी सेक्शन 186 कंपनी ने किया है नहीं किया है, ये इंश्योर करेगा ऑडिटर, ऑडिट कमेटी। देन दे विल मेक वैल्यूएशन ऑफ अंडरटेकिंग, बिजनेस अंडरटेकिंग का वैल्यूएशन या बिजनेस एसेट्स का वैल्यूएशन करेगा वेर एवर इट इज नेसेसरी। देन दे विल मेक इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल एंड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ द कंपनी, एंड दे विल मॉनिटर द एंड यूज ऑफ फंड्स। कंपनी ने जो पैसा रेस किया पब्लिक से या मेंबर से, तो आपको मालूम है कि जब कंपनी पैसा रेस करती है तो पैसा रेस करती है फॉर ए स्पेसिफाइड पर्पस। ऑडिट कमेटी विल इंश्योर कि जिस पर्पस को बोल करके पैसा रेस किया था उसी पर्पस के लिए वो यूज में लिया गया है। तो ये कितने 8 फंक्शंस हैं जो आपको याद करना है। इज इट क्लियर? किसके? ऑडिट कमेटी के। बस इतना ही पढ़ो इसमें से। फिर यहाँ पे आ जाओगे विजुअल मैकेनिज्म। वर्ड सुना है क्या विजुअल मैकेनिज्म? विजुअल मैकेनिज्म वर्ड सुना है? क्या होता है? नहीं सुना है किसी ने भी? एक बार रीड करो सेक्शन 177 सबसेक्शन 9। चलो पहले मैं बता देता हूँ। ठीक है, अब ये लड़की, व्हाट्स योर नेम? गीताली। ठीक है, ये गीताली, शी इज एन एम्प्लॉय इन अकाउंट्स डिपार्टमेंट ऑफ रिलायंस जियो। ठीक है, शी इज एन एम्प्लॉय इन अकाउंट्स डिपार्टमेंट ऑफ रिलायंस जियो। ठीक, और ये
बैठती है अजमेर में, ठीक। और मान लो कि रिलायंस जियो का एचओ है मुंबई में। अब अकाउंट्स डिपार्टमेंट की एम्प्लॉय है तो इसके पास काफ़ी सारे इंटरनल इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू दी अकाउंट्स ऑफ कंपनी, ठीक है। हाँ, अब मान लो कि भाई ये मुंबई में बैठा हुआ है, ये रिलायंस जियो का एमडी, मिस्टर पोपटलाल, ठीक है। बट मिस्टर पोपटलाल एमडी कहाँ पे बैठा हुआ है, कहाँ पे बैठा हुआ है, मुंबई में। अब देखो, तुम्हें लगता है कि एक बड़े कंपनी में देयर विल बी एन नंबर ऑफ लेयर्स बिटवीन अ लो लेवल एम्प्लॉय एंड बिटवीन द चेयरमैन ऑफ द कंपनी, हाँ या ना भाई, हजारों लेयर्स हो सकते हैं। अब कंपनी के बुक्स व अकाउंट्स में बहुत बड़े लेवल का फ्रॉड चल रहा है पिछले 3 साल से, और इसकी जानकारी गीताली को लग चुकी है। और ये इतने सारे लेवल्स है ना, तो इतने सारे लेवल्स पे देखो, मैं ये जो ब्लैक में जिनको ड्रॉ कर रहा हूँ ना, ये सब जिम्मेदार है अलग अलग लेवल्स पे फॉर डूइंग मैनिपुलेशन एंड फॉल्सिफिकेशन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ कंपनी। बट एमडी इज नॉट अवेयर अबाउट दिस सेम, ठीक। गीताली चाहती है कि वो इस बात की जानकारी सीधे मैनेजिंग डायरेक्टर्स को दे या मैनेजिंग डायरेक्टर को दे, whether she can do so। कैसे? गीताली आराम से मैनेजिंग डायरेक्टर को फोन करेगी, सुनिए हमें आपसे कल मिलना है सुबह 10 बजे, आप ऑफिस में अवेलेबल होंगे? whether it would be possible? No, because there are, मैंने बोला ना, there are n number of layers। अगर इसको इससे करनी है तो इतने सारे लोगों को ट्रेस पास करना पड़ेगा, ये सारे एचओडी हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में, अलग अलग शहरों में। ये जितने भी लोगों के पास रिक्वेस्ट भेजेगी वो सब पूछेंगे कि भाई क्यों मिलना है तुमसे, ऐसे भी क्या बात करनी है, डिस्कस। एमडी साहब के पास टाइम नहीं है, जो इन्फॉर्मेशन तुम उनको कन्वे करना चाहते हो वो हमें ही बता दो। गीताली इनको बता नहीं सकती, क्यों? ये सब इन्वॉल्व है। व्हाट विल हैपन? ऑल्दो शी वाज अवेयर, शी इज अवेयर अबाउट द fraud या manipulations going into the books of accounts of the company, but she will not be able to report the same to the managing director. Reason being, there is no adequate mechanism, there is no adequate mechanism within the company through which employee or any of the directors of company can directly approach to the chairman or MD of the company। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? तो देखो, ऑल्दो गीताली को मालूम था और गीताली जैसे 4-5 एम्प्लॉयज को और मालूम था, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि उनको मालूम था कि अगर ये बात इनको कन्वे करना एमडी को, और बीच में अगर किसी भी लोगों को मालूम चल गया तो दे में फेस विक्टिमाइजेशन, हो सकता है कि गीताली को रास्ते से हटा दिया जाए, आइदर शी कुड बी टर्मिनेटेड, है ना, या गीताली एक दिन अपनी स्कूटी पे घर जा रही है और एक ट्रक आया और उसको ट्रक के नीचे ले लिया, ऐसी चीजें होती है। यस, तो there should be a mechanism, there should be a channel established within the company through which any employees or directors of the company can report their concern direct to the top level management। बस इसी को अपन बोलते हैं विजिल मैकेनिज्म। एंड all the adequate measures should be taken कि भाई जिसने वो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज किया ना, आपने विसल ब्लोइंग सुना है? विसल ब्लोइंग सुना है? विसल ब्लोइंग नहीं सुना? सेबी पढ़ के आए हैं आप लोग काफी सारे चैप्टर्स। सेबी में एलो इंडिया नहीं पढ़ा है आप लोगों ने? चलो कोई बात नहीं पढ़ा तो। हाँ, तो ये अभी ये इन्फॉर्मेशन दे रही ना, तो गीताली के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी एडिक्वेट मेजर्स लेना पड़ेगा टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट विल नॉट डिस्क्लोज द नेम ऑफ गीताली, प्लस टॉप मैनेजमेंट विल इंश्योर कि ये इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करने के बाद गीताली की जान को
कोई भी खतरा ना हो, उसको टर्मिनेट ना किया जाए, उसको हैरेस ना किया जाए, उसको विक्टिमाइज नहीं किया जाए। उसका विक्टिमाइजेशन कब होगा? जब उसका नाम डिस्क्लोज होगा। उसका नाम डिस्क्लोज ही नहीं करेगा टॉप मैनेजमेंट। तो ऐसा अगर मैकेनिज्म है विद इन द कंपनी, इसको अपन बोलते हैं विजन मैकेनिज्म। इज इट क्लियर? समझ में आया? अभी आप लोग इसको पढ़िए, देखो पढ़ के अच्छा लग रहा है क्या? ये मैं तुमको अब नहीं समझाऊंगा, मैंने सारा कॉन्सेप्ट बता दिया, तुमको खुद से रीड करना है और रीड करके तुमको अब मुझे समझाना है। आज तुम पढ़ोगे और मैं पढ़ूंगा। प्लीज डू इट। 10 मिनट है आप लोगों के पास। देखो विजुअल मैकेनिज्म एस्टेब्लिश करना कंपलसरी सबके लिए नहीं है। देखो नॉर्मली कौन सी कंपनीज कवर होनी चाहिए इसके अंदर? जिसका लेवल ऑफ ऑपरेशन बड़ा है, वहीं पे तो इतने नंबर ऑफ लेयर्स होंगे। प्रॉब्लम क्या थी तुम समझो, फिर एग्जांपल से क्या सीखे तुम? कुछ भी नहीं, शून्य। विजुअल मैकेनिज्म एस्टेब्लिश करना क्यों जरूरी है? एक ऐसा चैनल होना चाहिए जो डायरेक्टली इसके पास पहुंच जाए, क्योंकि इतने सारे लेयर्स होते हैं ना बड़ी कंपनीज में। प्राइवेट कंपनी में इन बड़े कंपनीज के जितना लेयर्स होंगे क्या? लेयर्स ऑफ मैनेजमेंट होंगे क्या? नो। तुम समझो, देखो ये विजुअल मैकेनिज्म एस्टेब्लिश जो कंपनी करेगा, इसको जो मॉनिटर करेगा, उसके लिए भी कंपनी हैव टू इनकर कॉस्ट। और तुमने अगर सारी कंपनी को इसके एम्बिट में ला दिया तो भाई जितना फायदा नहीं उससे ज्यादा तो नुकसान हो रहे हैं। इज इट क्लियर? दुखी है वो।
डन, आगे समझ में? बोलिए नीलम जी। हर्ष जी, वरदान साहब, आगे समझ में? नहीं आया? क्या नहीं आया, पूछ। कोई और सा स्टूडेंट जिसको नहीं आया हो? क्या समझ में नहीं आया? मैंने जो एग्जांपल दिया वो समझ में आया आपको? ओके, घर पे जाके पढ़ना वापस फिर। हाँ, यहाँ पे एक एक कंसर्न है कि भाई अगर विजुअल मैकेनिज्म है विद इन द कंपनी, तो हर चीज़ का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। एम्प्लॉय कैन टेक द बेनिफिट, है ना, टू रिपोर्ट देयर कंसर्न, to report about any manipulation, fraud, illegal activities going on within the company to the top management. But there may also be a possibility कि employees क्या करें, frivolous complaint raise करें। frivolous मतलब झूठी complaints, ठीक है, तो उस केस में उनके अगेंस्ट भी penal actions लिया जाएगा। Is it clear? अच्छा, विजुअल मैकेनिज्म, अगर कंपनी में ऑडिट कमेटी है तो ऑडिट कमेटी विल मॉनिटर and ensure the implementation of visual mechanism within the company, ठीक है, rest we did. Now coming on to the next section, तो section 177 में मैंने आपको, देखो ऑडिट कमेटी क्यों कॉन्स्टिट्यूट किया जा रहा है वो मैंने आपको बताया, उसका कॉन्स्टिट्यूशन बताया, उसके फंक्शंस बताए, एज वेल एज आपको बताया प्रोविजंस रिलेटेड टू विजुअल मैकेनिज्म. नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन नंबर 178. विसल ब्लोअर भी देखो, विसल ब्लोअर का मतलब है सीटी बजाना, अलर्ट करना किसको, टॉप मैनेजमेंट को, अबाउट एनी फ्रॉड्स या मैनिपुलेशंस गोइंग ऑन विद इन दी कंपनी. ये बोथ आर सेम. डन. नेक्स्ट देखिए, नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी. अब ये भी बहुत बढ़िया कंसेप्ट है. ओरिजिनली इंट्रोड्यूस किया गया था तो पर्पस सॉल्व कर रहा था, लेकिन अब इसके अंदर अमेंडमेंट्स आ गए तो इतना इफेक्टिव नहीं है, मुझे ऐसा लगता है. अब समझना इसका पर्पस क्या था. आप लोग पढ़ के आए कि एक किसी भी कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में देयर विल बी टू टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स, एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव. नॉन एग्जीक्यूटिव्स कौन होते हैं? दे आर द प्रोफेशनल डायरेक्टर्स हु आर एम्प्लॉयड बाय द कंपनी फॉर द टाइम बीइंग, दे नीड नॉट टू कम टू द कंपनी ऑन डेली बेसिस, है ना. तो सिर्फ बोर्ड मीटिंग अटेंड करेंगे, और बोर्ड मीटिंग अटेंड करने के लिए दे विल बी चार्ज प्रोफेशनल फीस, जिसको अपन सेटिंग फीस भी बोलते हैं. एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कौन है? हु आर इन होल टाइम एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, या होल टाइम डायरेक्टर्स भी इनको बोलते हैं. ठीक है, नॉर्मली एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते कौन है? कंपनी के प्रमोटर्स, जिन्होंने कंपनी बनाई. ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ठीक से काम नहीं करेगा, he can be removed by the members. Even executive directors can be removed, but the process of removal of executive director will be more tough, क्योंकि उसके अगेंस्ट रेजोल्यूशन पास ही नहीं होगा. आज अगर मैं बोलूं तुमको, रिलायंस से, मैंने बोला कि रिलायंस से अंबानी जी को रिमूव किया जा सकता है, प्रोविजन है, पढ़ा था ना पढ़ने, बट प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है. आज अगर मैं इसको नॉलेज एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड कर दूं या नॉलेज एकेडमी लिमिटेड कर दूं, आई कैन बी रिमूव्ड. लेकिन जब मैं इसको नॉलेज एकेडमी लिमिटेड करूंगा, आई विल बी होल्डिंग द मेजोरिटी ऑफ वोटिंग परसेंटेज. रिमूवल के लिए क्या चाहिए? ओआर. तो बिना मेरे कंसेंट के ओआर पास होगा? मैंने इसको बना दिया नॉलेज एकेडमी लिमिटेड, और मेरे पास वो कंपनी के 60% वोटिंग परसेंटेज है, क्या कभी भी मेरा रिमूवल हो सकता है?
लेकिन अगर मैं खुद ही ठीक से काम नहीं कर रहा हूँ या मैं खुद ही इनएफिशिएंट हूँ तो although I'm inefficient but I cannot be removed because for removal of director ordinary resolution पास करनी है। देखो मैं बोलना ये चाहता हूँ कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के परफॉर्मेंस को तो आप इवेल्यूट कर सकते हो और इवेल्यूशन के बाद आप सूटेबल एक्शंस भी ले सकते हो, बट एज फार एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स आर कंसर्न या होल टाइम डायरेक्टर्स आर कंसर्न, उनका रिमूवल मुश्किल है और उनके परफॉर्मेंस का इवेल्यूशन कौन करेगा? अगर मान लो कि मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, अब मैं ही यहाँ पे ओनर भी हूँ, बाकी सब दूसरे टीचर्स है, दूसरे टीचर्स का किसी का तुमको पढ़ाया हुआ अच्छा नहीं लगा, वी कैन चेंज द फैकल्टी। अब तुम बोलते हो कि सर आप क्या पढ़ाते हो वही समझ में नहीं आता, आप एक काम करो, आप पढ़ाना छोड़ दो, तो वेदर दैट वुड बी पॉसिबल? ऑल्दो मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूँ, ऑल्दो आई एम इनएफिशिएंट, ऑल्दो मेरे को नहीं आता है, लेकिन क्या मैं खुद को रिमूव करूंगा? है ना? अगर किसी बच्चे ने आकर के बोला कि एक्स टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहा, मैंने ठीक है, वी विल चेंज द फैकल्टी, बच्चा जाते आते बोलते हैं आप कौन सा पढ़ाते हो अच्छा, वेदर आई कैन रिमूव माई सेल्फ, यस नो? तो अगर मैं खुद को रिमूव नहीं करूंगा तो तुम्हें नहीं लगता कि क्या होगा? Interest of stakeholders will be affected because there are no parameters which can evaluate my performance in this organization, but there should be a parameter, but there should be a parameter जो along with the performance of other teachers मेरे performance को भी evaluate करे, तो ही ये कंपनी के इंटरेस्ट में होगा या तो ही ये इंस्टीट्यूट के इंटरेस्ट में होगा, यस और नो? भाई इसी सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एनआरसी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। देखो नाम से एनआरसी, नॉमिनेशन, नॉमिनेशन का मतलब है किसी का नाम नॉमिनेट करना, तो एनआरसी कमेटी जो है वो नॉमिनेट करेगी, इसका नाम होल टाइम डायरेक्टर्स का नाम, वो क्राइटेरिया बताएगी जिसके बेसिस पे होल टाइम डायरेक्टर्स के परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन हो सकता है, वो क्राइटेरिया बताएगी नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी जिसके बेसिस पे होल टाइम डायरेक्टर्स का रेम्यूनरेशन फिक्स हो सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है? बट दे विल नॉट फिक्स द रेम्यूनरेशन, दे विल नॉट फिक्स द अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट कहाँ होता है? इन दी जनरल मीटिंग। मेरी बात समझ में आ रही है? दे कैन जस्ट लेट डाउन द क्राइटेरिया या पॉलिसीज फॉर दी, या they can nominate, they can suggest the name of the person who could be appointed as the, they can specify the criteria on the basis of performance evaluation of whole time directors can be made। तो मुझे एक बात बताओ भाई, हम किसका एवोल्यूशन कर रहे हैं? होल टाइम डायरेक्टर्स का एवोल्यूशन कर रहे हैं ना, तो नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी में कौन होना चाहिए अदर देन होल टाइम डायरेक्टर्स ही होना चाहिए ना? अगर तुम लोग बोल दो कि सर आप ही खुद से पता करके बता दो कि आप कैसा पढ़ाते हो, मैं क्या अपने अगेंस्ट में बोलूंगा? अगर होल टाइम डायरेक्टर का परफॉर्मेंस एवैल्यूएशन के लिए तुमने एनआरसी कमेटी में होल टाइम डायरेक्टर ही रखा, तो क्या उसका एवैल्यूएशन ठीक से हो पाएगा? आंसर इज नो। तो एनआरसी कमेटी विल कंसिस्ट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। मेन पर्पस क्या है? टू नॉमिनेट, है ना, टू सजेस्ट द मेजर्स ऑन द बेसिस ऑफ विच परफॉर्मेंस ऑफ होल टाइम डायरेक्टर्स कैन बी evaluated, to specify the criteria on the basis of remuneration of full-time directors can be evaluated। इनका जो काम है सिर्फ रिकमेंडेशन देने का। इज इट क्लियर? अच्छा, सेक्शन 177 में कौन सी कंपनीज को ऑडिट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करना था? लिस्टेड पब्लिक कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है या अनलिस्टेड कंपनी है? अनलिस्टेड में कौन है, कंपनी है या पब्लिक कंपनी है? चेक करो ना एक बार वापस। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हैविंग अ पेड अप कैपिटल ऑफ और टर्नओवर ऑफ और लोन ऑफ, तो भाई जिनको ऑडिट कमेटी बनाना है ना उनको एनआरसी पे बनाना है, ठीक है?
जिनको ऑडिट कमेटी बनाना है उनको एनआरसी भी बनाना है। चलो फटाफट से देख लेते। मैं ये पहला पैराग्राफ पढ़ाऊंगा और फिर ये पढ़ाऊंगा एलिजिबिलिटी यहाँ तक, फिर उसके बाद ये आपको पढ़ना है, ठीक है? और इसका एक नोट प्रिपेयर करेंगे अपन। देखिए, द नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी हेल्प्स द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स in the preparations relating to the election of members of the board of directors and in handling the matters within its scope of responsibility that relate to the condition of employment and remuneration of senior management and to the managements and personal remuneration and incentive schemes. The responsibility of nomination and remuneration committee are defined in the nomination and remuneration policy or terms of reference of the nomination and remuneration document. The board of directors of the following company shall constitute a nomination and remuneration committee of the board. पहला, every listed public company, all public company with a paid up capital of 10 crore, turnover of 100 crore या outstanding loans कितना 50 करोड़, इन सबको क्या करना है? नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी बनाना है। अब देखो इसका कॉन्स्टिट्यूएंट, इट विल कंसिस्ट ऑफ 3 और मोर। मैंने बोला था कौन से डायरेक्टर्स होंगे इसमें? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एज मेंबर। इज इट क्लियर? The chairperson of the company, whether executive or non-executive, may be appointed as a member of nomination and remuneration committee but shall not chair the committee. One half of the total members shall be independent. ये 2 पॉइंट पढ़ोगे बस, कोरम नहीं पढ़ोगे, फंक्शंस पे आ जाओगे। आओ फंक्शंस पे। सर क्या नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी होल टाइम डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट करता है? क्या उनका रेम्यूनरेशन फिक्स करता है? क्या उनका परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करता है? नहीं। नॉमिन अपॉइंटमेंट भी नहीं करता, रेम्यूनरेशन फिक्स भी नहीं करता, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन भी नहीं करता। दे जस्ट स्पेसिफाई द क्राइटेरिया ऑन द बेसिस ऑफ विच दे lay down the policies on the basis of which performance could be evaluated. पहले परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन करता था, अभी सिर्फ पॉलिसीज बता सकता है कि ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन कैन बी डन। इज इट क्लियर? प्लीज रीड इट। आऊंगा मैं इसके ऊपर, आप फंक्शन पढ़िए एक बार, मेरे को मालूम है वहाँ पे डाउट है। नहीं जरूरी नहीं है, रिकमेंडेशन है ना, तो जरूरी नहीं है कि उसी का अपॉइंटमेंट हो। ये भी जरूरी नहीं है। आपको सेक्शन 160 पढ़ाऊंगा, वहाँ पे इट विल ब्रिंग मोर क्लैरिटी। डन।
अच्छा, ये सब समझ में आ गया? एक डाउट आया होगा तुमको यहाँ पे, कहाँ था, यहाँ पे द चेयरपर्सन ऑफ द कंपनी, है ना, whether executive or non-executive may be appointed as a member of NRC but shall not chair such committee। इसका मतलब कि जो कंपनी का चेयरमैन है, लिखो ऐसे, लिखो इसका मतलब, इसका मतलब जो कंपनी का चेयरमैन है, चेयरमैन ऑफ कंपनी जो है, चाहे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो या नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो, जो कंपनी का चेयरमैन है चाहे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो या नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो, may be appointed as may be appointed as member of NRC। मतलब चेयरमैन ऑफ कंपनी कैन बी द मेंबर ऑफ NRC, बट बट ही शैल नॉट बी द चेयरमैन ऑफ NRC। समझ रहे हो क्या? कंपनी का चेयरमैन NRC का मेंबर हो सकता है लेकिन NRC का चेयरमैन नहीं हो सकता, इसका ये मतलब है। ठीक है, कंपनी का मेंबर NRC का, कंपनी का चेयरमैन NRC का मेंबर हो सकता है बट NRC का चेयरमैन नहीं हो सकता। तो आई होप कि सेक्शन 178 में जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई वो क्लियर है। ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन फिर से दूर कर लीजिए। ऑडिट कमेटी ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट नहीं करती, ऑडिट कमेटी ऑडिटर्स का रेम्यूनरेशन डिसाइड नहीं करती, NRC एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट नहीं करती, ना कि उनका रेम्यूनरेशन डिसाइड करती है, ना कि उनका परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करती है। ठीक है, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन नहीं करता, दे जस्ट सजेस्ट द क्राइटेरिया या ग्राउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन ऑफ होल टाइम डायरेक्टर्स या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कुड बी मेड। एनआरसी में जितने भी डायरेक्टर्स होंगे वो कौन होंगे? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होंगे। इज इट क्लियर? चलिए, अब यहाँ पे एक चीज़ रह गया, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी, करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आज की क्लास आपकी समाप्त हो जाती है यहीं पे। थैंक यू सो मच।